जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निकल पे। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से। चलिए इस वीडियो में एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। भारत की सरकारी स्वामित्व वाली गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने भारतीय नौसेना के लिए अपने साथी शिपयार्ड लार्सन एंड टुब्रो के साथ 8 एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट यानी कि ASW/SWC के लिए स्टील कटिंग समारोह आयोजित किया। ऐसा समझा जाता है कि ASW/SWC हल्स में से 5 एक निजी क्षेत्र की शिपयार्ड L&T द्वारा निर्मित किया जाएगा, जिसमें केवल GRSC आपूर्ति, कच्चे माल और उपकरण की खरीद का काम करेगा। आपको बता दें कि 2019 में GRSC को मिले अनुबंध के तहत इन पर कार्य किया जा रहा है और इनका कुल मूल्य 855.2 मिलियन $US का है। हालांकि कोविड महामारी की वजह से इसका प्रोडक्शन 4 महीने पीछे हो गया। GRSC के संस्करण की कुल लंबाई 77.6 मीटर, बीम होगा 10.5 मीटर का और इसका ड्राफ्ट होगा 2.7 मीटर का और इसका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट करीबन 900 टन का होने वाला है और ये वेरिएंट काफी उन्नत माना जा रहा है। भारत और इजराइल ने सतह से हवा यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का कामयाब परीक्षण किया है। दुश्मन देशों के हवाई हमले से निपटने के लिए संयुक्त रूप से विकसित हुए इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण पिछले हफ्ते हुआ। DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री की ये नई इजाद अपने आप में अनूठी है। MRSAM एक ऐसा एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो विभिन्न प्रकार के एरियल प्लेटफॉर्मों को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक MRSAM दुश्मन के विमानों को खुद से 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पर तबाह कर सकती है। इजराइल और भारत की साझेदारी में विकसित MRSAM का इस्तेमाल भारतीय सेना की तीनों विंग्स में होगा। इजराइल के सुरक्षा बल भी इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें मौजूदा हाईटेक रडार, मोबाइल लॉन्चर, इंटरसेप्टर, एडवांस RF सीकर नई तकनीक से बना है। इस डिफेंस सिस्टम की कमांड और नियंत्रण प्रणाली बेहतरीन है। इजराइल की रक्षा कंपनी IAI के मुताबिक MRSAM डिफेंस सिस्टम आज के दौर की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ट्रायल में मिली ये कामयाबी बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं DRDO के साथ काम करना हमारे लिए गर्व की बात है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक को जल्द ही एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है F404GE IN-20 इंजन का, जो कि तेजस Mk1A को पावर देंगे। HAL जल्द ही 83 अपग्रेडेड तेजस Mk1 अल्फा फाइटर जेट्स की खरीद के लिए भारतीय वायुसेना के साथ अंतिम अनुबंध करने वाला है। इसके तुरंत बाद HAL ने अतिरिक्त 100 से ज्यादा F404GE IN-20 के लिए नए आदेश जारी किए हैं। इस ऑर्डर का मूल्य $600 मिलियन हो सकता है। सूत्रों के अनुसार एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद जनरल इलेक्ट्रिक अनुबंध के 24 महीनों के भीतर इंजनों के पहले बैच को वितरित करेगा और बाद में तकनीकी व्यवस्थाओं के हस्तांतरण के तहत भारत में ये निर्मित किए जा सकते हैं। F404GE IN-20 इंजन को भारतीय वायुसेना से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मामूली संशोधन भी मिलेगा। आपको बता दें कि LCA तेजस ट्रेनर संस्करण पर आधारित HAL प्रस्तावित लीड इन फाइटर ट्रेनर भी उसी F404GE IN-20 इंजन के उपयोग को देखेगा और उसकी संभावना भी है। 2010 में जनरल इलेक्ट्रिक ने तेजस Mk2 वेरिएंट पर F404GE IN-20 इंजन को बदलने के लिए 99 F414GE IN-S6 इंजन के लिए अनुबंध जीता था और उसके बाद ही उसी F404GE IN-20 इंजन के साथ तेजस Mk1A को प्रस्तावित किया गया और F414 को मंजूरी दे दी गई। साथ ही आपको बता दें कि F414GE IN-S6 इंजन अभी भी प्रस्तावित है, जो कि MWF Mk2, TEDBF और AMCA Mk1 जेट पर इस्तेमाल किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के अधीन उपकरण निर्माता कंपनी BEML लिमिटेड को 758 करोड़ के अनुमानित मूल्य पर हाई मोबिलिटी व्हीकल्स यानी कि उच्च गतिशील वाहनों की आपूर्ति के लिए आदेश मिला है और ये उच्च गतिशील वाहन भारतीय सेना की लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाएंगे। ये वाहन बख्तरबंद लड़ाई वाले वाहनों, सैनिकों, गोला बारूद और ऑपरेशन क्षेत्र में दूर दराज और कठिन इलाके में जाने में सक्षम होंगे और इन वाहनों के उपकरणों को केरल में BEML के पलक्कड प्लांट में निर्मित किए जाएंगे, जो कि 1 साल के अंतराल में भारतीय सेना को अपने वाहनों की आपूर्ति करेंगे। पहले से ही BEML रक्षा, रेल, बिजली, खनन और बुनियादी ढांचों जैसे क्षेत्रों में शामिल है। चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच भारत ने पहाड़ों के लिए 2 स्ट्राइक कोर रखने की योजना बनाई है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध में IBG को रखने का फैसला तो किया गया है, लेकिन अभी इसे लागू होने में समय लगेगा। लेकिन तब तक के लिए भारतीय सेना चाहती है कि चीन के साथ सामना करने के लिए भारत 2 स्ट्राइक कॉर्प्स को वहां पर रखना चाह रही है। रक्षा सूत्रों ने कहा कि 2 मौजूदा स्ट्राइक कोर आई कॉर्प्स और 17 कॉर्प्स, जिन्हें की नॉर्दर्न और ईस्टर्न थिएटर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनर्गठित किया जाएगा ताकि चीन से किसी भी खतरे का सामना किया जा सके। सेना के पास वर्तमान में 4 स्ट्राइक कॉर्प्स हैं। मथुरा स्थित आई कॉर्प्स, अंबाला आधारित सेकंड कॉर्प्स, भोपाल स्थित 21 कॉर्प्स और आंशिक रूप से 17 कॉर्प्स। आपको बता दें कि स्ट्राइक कोर की प्राथमिक भूमिका एक विरोधी के खिलाफ आक्रामक सीमा पार कार्रवाई है।
रक्षा सूत्रों ने कहा कि आई कॉर्प्स जो पहले केवल पश्चिमी थिएटर पर पाकिस्तान की सीमा के लिए जिम्मेदार थी, अब वे उत्तरी थिएटर को भी देखने के लिए तैयार हो रही है। पनागर स्थित 17 कोर जो कि एकमात्र मौजूदा पर्वतीय स्ट्राइक कोर है, यानी कि माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स है, वे अपना ध्यान पूर्वी थिएटर पर केंद्रित करेंगी। आपको बता दें कि पूर्वी क्षेत्र सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं को चीन के साथ कवर करता है, जबकि उत्तरी क्षेत्र लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों को कवर करता है, जबकि सेंट्रल सेक्टर पूर्वी लद्दाख के दक्षिण और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं को चीन के साथ साझा करता है। वर्तमान में 1, 2 और 21 कोर पाकिस्तान के सामने की पश्चिमी सीमा पर केंद्रित हैं, जबकि 17 कोर का ध्यान चीन की तरफ है। 2013 में मंजूर 17 कोर को नियमित 3 के बजाय 2 डिवीजनों के लिए माना जाता था, लेकिन पनागर में स्थित केवल 59 डिवीजन को ही उठाया गया था। इस साल की शुरुआत में 17 कोर के कुछ तत्वों को पूर्वी लद्दाख में भी तैनात किया गया था। सूत्रों ने कहा कि योजना आई कोर को 2 इन्फेंट्री डिवीजनों के साथ उत्तरी थिएटर पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए है। साथ ही 17 कोर को अपनी क्षमता बढ़ाने और पूर्वी थिएटर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मौजूदा कोर से एक अतिरिक्त डिवीजन भी दी जाएगी। 17 कोर ने पिछले साल हिमविजय नाम के एक अभ्यास को भी किया था, जिसे ये समझा गया कि ये आईबीजी की अवधारणा है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा उत्साह और बढ़ता है ताकि हम आप तक लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स पहुंचाते रहे। भारतीय नौसेना को आखिरकार अमेरिका की बिग गन्स मिलने वाली हैं। आपको बता दें कि अमेरिका से 13 MK-45 एंटी सरफेस और एंटी एयर गन सिस्टम भारतीय नौसेना को मिल जाएंगी। इन गन्स को ऑन बोर्ड 11 निर्माणाधीन डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स पर तैनात किया जाना है। एक नौसेना अधिकारी ने बताया कि ये जो मेन बंदूकें हैं, जिन्हें 4 नए प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास के स्टील डिस्ट्रॉयर और 7 प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के साथ फिट किया जाना है। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय नौसेना इटली की फर्म ऑटोमोलरा से बंदूकें खरीदना चाहती थी, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले और कई सारी चीजें जो सामने आई थी, उसके बाद भारत ने अपना रुख यहाँ पर बदल दिया। ये जो नई गन्स हैं, उन्हें विदेशी सैन्य बिक्री के तहत खरीदा गया है और बी सिस्टम लैंड और आर्मामेंट के द्वारा निर्मित है। 5 इंच 127 mm 62 कैलिबर MK-45 मोड 4 नेवल गन्स में अमेरिकी नौसेना के नए 5 इंच कार्गो प्रोजेक्टाइल के साथ 20 से अधिक समुद्री मील यानी कि 36 किलोमीटर की एक नेवल सरफेस फायर सपोर्ट रेंज है। इन 13 बंदूकों में से 4 को नए P-15B विशाखापट्टनम श्रेणी के स्टील डिस्ट्रॉयर और 7 P-17A स्टील फ्रिगेट पर लगाया जाना है। आपको बता दें कि P-15B डिस्ट्रॉयर मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। 50 मीटर की दूरी तक मार करने वाली नई रिवॉल्वर प्रहार बाजार में आ चुकी है। ये वजन में हल्की, आधुनिक और बेहद आकर्षक है। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए लघु सशस्त्र निर्माण ने इसे कानपुर में लॉन्च किया है। ओवरऑल 177.6 mm की लेंथ और 0.32 कैलिबर वाली ये नई रिवॉल्वर 2 मॉडलों के साथ लॉन्च की गई है, जिसे अंतरराष्ट्रीय रिवॉल्वर वेल्बो स्कॉट का कॉम्पिटिटर बताया जा रहा है। इसकी कीमत डीलरों के लिए 71,000 रुपए रखी गई है, जिसमें 28% GST अलग से लगेगी और अब इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। ये रिवॉल्वर काफी बेहतर है और पकड़ने के लिए इसमें ग्रिप वुडन और प्लास्टिक में दी गई है। 750 ग्राम इसका वजन है। खास सिरमैरिक पेंट भी इसमें पेंट किया गया है। इस रिवॉल्वर का ट्रायल -30 डिग्री से लेकर 55 डिग्री के तापमान पर भी किया गया है। यह हर मौसम में सभी तरीके की परिस्थितियों में खरी उतरी है। सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आरोप पर भारत ने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। साथ ही कहा कि राजनीति से कोई सहायता और कोई हल नहीं मिलने वाला है। बेहतर ये होगा कि मामलों से संबंधित सभी पक्षों के साथ वार्ता कर समाधान निकाला जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीरिया में रासायनिक हथियारों के मामले पर बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने ये बात कही। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि सीरिया में आतंकवादी दशकों से चल रहे संघर्ष का फायदा उठा रहे हैं और अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। इससे पूरे क्षेत्र में खतरा बना हुआ है। यहाँ तक कि रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के मामले में स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि भारत का ये हमेशा से कहना है कि निष्पक्ष रूप से और किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए जांच की जानी चाहिए और सभी संबंधित पक्षों के साथ बिना राजनीति की गंभीर वार्ता होनी चाहिए। यानी कि भारत भी अब इंटरनेशनल लेवल पर अपने विचार रख रहा है और ये काफी अच्छी बात भी मानी जा सकती है। इसरो के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने दावा किया कि 3 साल पहले उन्हें जहर दिया गया था। इसरो के अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के पूर्व निदेशक तपन मिश्र ने दावा किया कि 23 मई 2017 को उन्हें जानलेवा आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड नाम का जहर दिया गया और उन्हें इसरो के मुख्यालय में एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान नाश्ते में जहर दिया गया था। जहर दिए जाने के अपने आरोपों में तपन मिश्र ने कहा कि कोई निश्चित रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को नुकसान पहुंचाना चाहता था। एकमात्र उपाय अपराधी को पकड़ना और दंडित करना है। उन्होंने कहा कि शायद सैन्य और व्यावसायिक महत्व के कार्यों से एक वैज्ञानिक को हटाने के लिए उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई। वे चाहते हैं कि सरकार इस मामले की जांच कराए। हालांकि मिश्र के दावों पर इसरो की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, आप डायरेक्टली चैनल पर आकर विजिट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।